हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में इस पार्ट में हम 11.1 प्रश्नावली 10वीं क्लास की करेंगे। पूरी प्रश्नावली करेंगे इसमें। अभी इसमें हमारा है प्रमेय 11.1 प्रमेय से शुरुआत करेंगे। तो 11.1 प्रमेय में किसी त्रिभुज की में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो दिया क्या हुआ है, सबसे पहले ये देखना है। दिया है किसी त्रिभुज, यहां देखें आप, किसी त्रिभुज। तो क्या त्रिभुज हमने लिया? ए बी सी। हमने त्रिभुज ले लिया ए बी सी। उन्होंने बोला था किसी त्रिभुज, हमने त्रिभुज ले लिया ए बी सी। उसके बाद के एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा, यहां लिखा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर। तो एक भुजा ये है BC। इस BC भुजा के समांतर खींची गई रेखा, कौन सी रेखा खींची है? ध्यान दें आप, DE किसके समांतर खींची है? BC के। तो BC भुजा के समांतर DE खींची है, हमने यहां लगा दिया, दिया है हमें। तो DE समांतर है BC के, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ये जो खींची गई रेखा DE है, ये शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। मतलब डी के कारण ए बी के दो अनुपात हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं। ये दोनों भाग, मतलब इसका भाग ए बी का आपस में भाग और ए ई का आपस में भाग बराबर है। अनुपात मतलब भाग, ए डी बटा डी बी करने पर जो आंसर आएगा वही आएगा ए ई बटा ई सी करने पर। ये हमने सिद्ध करना है। तो ध्यान दें, इसके लिए हमने क्या किया, रचना करनी है। तो रचना में हमने क्या किया, डी से एम एक लंब ले लिया हमने, डी से एम लंब ले लिया AC पर, खींच दिया। वह फिर हम लेंगे E से लंब लेंगे, लेकिन D से M लंब लिया है हमने, और लंब लेके हम देखो यहीं से शुरुआत कर देंगे सवाल की, प्रमेय की। तो लंब लिया है तो हम इसको हल करेंगे। तो ध्यान दें आप, हमें सबसे पहले लिखना है क्योंकि किसी भी त्रिभुज का जिसमें आधार और ऊंचाई की बात करें, तो यहाँ रचना में देखें आप, हमने लंब खींचा है। तो लंब मतलब ऊंचाई होती है, जिसके ऊपर पड़ता है वह क्या होता है? आधार। तो इसका मतलब DM लंब है, ऊंचाई है, और AC क्या हो गया? आधार। तो क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आधार और ऊंचाई की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो ध्यान दें स्टूडेंट, आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो इसलिए हम इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो रचना में हमने D से M लंब खींचा है, D से M लंब खींचा है, हमने डाला है। तो D से हम C को मिला देंगे, D से हम C को मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास दो त्रिभुज हो गए इस लंब पर आधारित। एक हो गया, एक त्रिभुज हो गया DEC और एक हो गया ADE। इस लंब पर से आधारित दो त्रिभुज हो गए। तो दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ADE व त्रिभुज CDE में, दोनों त्रिभुज में हम सूत्र लगा देंगे। दोनों त्रिभुज में, एक ही आधार के दोनों त्रिभुज में हम सूत्र लगाएंगे। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार के हैं, यहां लिख देते हैं हम, एक ही आधार के, एक ही आधार के त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार के हैं। तो दोनों त्रिभुज में ये सूत्र लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें सूत्र लगाएंगे तो आ जाएगा एरिया ADE, इसके बटा में कर देंगे दूसरा। इस त्रिभुज के, यहां देखो आप, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में इसके, ये देखो बटा में इसके CDE का क्षेत्रफल। तो बटा में हो गया एरिया, एरिया क्षेत्रफल के लिए आया है CDE बराबर। तो क्षेत्रफल का सूत्र अब क्या लेंगे हम, क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है। तो 1/2 इंटू आधार क्या लिया गया है, यहाँ पे देखें आप, इस त्रिभुज में
डी ई में, अगर ए डी ई को देखेंगे तो लंब किसके ऊपर पड़ रहा है, ए ई के ऊपर। तो जिसके ऊपर लंब पड़ता है वह भुजा आधार होती है। तो ए ई क्या हो गया, आधार हो गया, ए ई हो गया आधार। इसी प्रकार से लंब को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो डीएम हो गया ऊंचाई। बटा में दूसरा त्रिभुज है सी डी ई। अब सी डी ई का आधार क्या हो गया, सी ई। 1/2 आधार हो गया सी ई, आधार हो गया सी ई इंटू, और इसका भी लंब क्या हो गया, डीएम। तो आपको पता है कि ध्यान दें आप, इसका लंब क्यों डीएम हुआ। तो देखो डीएम तो ए के ऊपर पड़ रहा है यहाँ, लेकिन इसके ऊपर कैसे आ गया कि ये कौन सा त्रिभुज है, ध्यान देना है आपने। ये कोण 90 से बड़ा है, अधिक है। ये कोण इस त्रिभुज का सी डी ई का ये कोण 90 से क्या है, अधिक है। और अधिक कोण त्रिभुज का आधार क्या हो गया, बाहर हो। अधिक कोण त्रिभुज का लंब क्या होता है, बाहर होता है। इसलिए इस त्रिभुज का लंब डीएम है। इसलिए इस त्रिभुज का लंब क्या है, इस त्रिभुज का डीएम लंब है। अधिक कोण त्रिभुज का लंब बाहर होता है। आधार इसका एसी के ऊपर लंब डाला हमने, आधार एसी हो गया। और ऊपर वाले त्रिभुज ए डी का आधार क्या हो गया, ए। इसका आधार एसी है तो आधार को बढ़ाई गई भुजा के ऊपर इसका बाहर क्या हो गया, लंब। अधिक कोण त्रिभुज का लंब क्या होता है, त्रिभुज के बाहर भी स्थित होता है। तो इस प्रकार से हमने अधिक कोण त्रिभुज ले लिया। अब इसमें देखा भाग करने पर 1/2 डीएम से डीएम, तो हमारे पास बच गया एरिया ए डी ई, बटा में आ गया, अनुपात में आ गया एरिया सी डी ई, बराबर आ गया। बराबर हमारे पास आ गया, पर वे जो सिद्ध करनी है उसका एक भाग आ गया, बटा में इसी। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, ध्यान दें यहाँ पे हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। तो दो त्रिभुज लिए हमने, दोनों का एक ही आधार, एसी के ऊपर लंब डाला है हमने। तो एई और इसी आधार वाले दो त्रिभुज लिए हमने, एक ही आधार भुजा के त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लिया है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ले लिया हमने, क्षेत्रफल निकाल के उनका अनुपात लिया। तो एक समीकरण मतलब आधा हल हमारे पास आ गया, एई बटा इसी आ गया हमारे पास। अब हमने एक लंब डाला था, अब हम दूसरा लंब यहाँ देखें, दोबारा आकृति बनाई है हमने। इस आकृति में देखें, अब हमने लंब ई से डाल दिया, ई से एन, यहाँ लिखते हैं रचना में, ई से ई एन, ई एन लंब डाल दिया। किसके ऊपर लंब पड़ा है, ए बी के ऊपर। ई एन लंब डाल दिया ए बी के ऊपर, और बी को ई से मिला दिया, वह बी को ई से मिलाया। जैसे बी को ई से मिलाया तो दो त्रिभुज बन गए। एक तो वही त्रिभुज है ए डी ई, एक तो वही त्रिभुज है ए डी ई, सिर्फ लंब और आधार चेंज हो गया इसका। दूसरा त्रिभुज हो गया, इस लंब से संबंधित दूसरा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा कौन सा है, बी डी ई। दूसरा अधिक कोण त्रिभुज कौन सा हो गया, बी डी ई। तो इसी प्रकार जैसे कि हमने ये पहली समीकरण बनाई है, इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज बी डी ई में दोनों का क्षेत्रफल का भाग लेने पर, दोनों के क्षेत्रफल का भाग, जैसे यहां लिया हमने, इन दोनों के क्षेत्रफल का भाग लिया एक लंब डाल के, उसी प्रकार से इधर दूसरी भुजा पर लंब डालेंगे तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग लेने पर क्या आ जाएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में क्या आ जाएगा, जैसे कि सेम इसी प्रकार से हल हो जाएगा। तो बटा में आ जाएगा एरिया बी डी ई का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल लगा देंगे तो 1/2 इंटू, इसमें आधार ए डी है, अब चेंज हो गया, और लंब भी चेंज हो गया, इसलिए आधार चेंज हो गया ई एन। और इधर क्या आ गया 1/2 इंटू, अब आधार क्या हो गया बी डी, और लंब वही है ई एन। तो इस प्रकार से ये कट गया, तो हमारे पास बच गया एरिया ए डी ई बटा में एरिया बी डी ई बराबर आ गया हमारे पास ए डी बटा में डी पी। समीकरण नंबर 2 आ गया हमारे पास। समीकरण नंबर कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास।
ध्यान दे, समीकरण 2 तक हो गया। जैसे कि समीकरण 1 हमने कैसे बनाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई कब लगता है 1/2 आधार इंटू, जब लंब और आधार दिया हो। तो लंब हमने डाला है, आधार हमें मिल गया जिसके ऊपर लंब डाला है। तो इस प्रकार से एक ही आधार से संबंधित दो त्रिभुज लिए, एक अधिकोण त्रिभुज लिया और एक मूल त्रिभुज लिया, ए डी ई और सी डी ई। एक अधिकोण त्रिभुज, याद रहे एक अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज का लंब क्या हो गया, बाहर हो गया। तो दो त्रिभुज लिए और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कर दिया। एक तो मूल त्रिभुज, एक अधिकोण त्रिभुज ले लिया उसी आधार से संबंधित, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कर दिया। ये सूत्र लगा दिए 1/2 आधार ऊंचाई। ऊंचाई डीएम, डीएम लंब को ऊंचाई बोलते हैं, और आधार हो गया एसी के ऊपर लंब डाला था, आधार एसी था, तो एसी का भाग एई और इसी आधार हो गया। तो इस प्रकार से एक समीकरण बनाया। इसी प्रकार हमने इसी आकृति को देखो दोबारा बनाया है, ई से एन लंब डाल दिया, तो मूल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल तो वही रहेगा, सिर्फ आधार और ऊंचाई चेंज होगी, लंब और आधार चेंज हो गया। उसके बाद इसी से संबंधित अधिकोण त्रिभुज लिया जिसका लंब ये बार है, तो बी डी ई लिया, तो इसमें भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा दिया। तो इस प्रकार से दो समीकरण हमने प्राप्त किए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमने देखा कि ए बटा ई सी और ए डी बटा डी बी तो हमारे पास आ गया, लेकिन दोनों को बराबर कैसे रखा जाए, दोनों को बराबर कैसे किया जाए। तो हमने बराबर करने के लिए बराबर के मान आपस में समान अनुपात में करने होंगे। तो इसके लिए हमने देखा कि अंश तो सेम है, देखें आप, एरिया ए डी ई, एरिया ए डी ई हर सेम नहीं है। तब हमने देखा क्योंकि सवाल के अंदर दिया हुआ है, ये सवाल में दे रखा है उन्होंने, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, यहाँ देखें DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, और हमने यहाँ देखो आकृति को आधा बनाया, इसको नहीं देखा हमने, आकृति को आधा बनाया, तो DE समांतर है BC के। ध्यान दें आप, DE समांतर है BC के। जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं और उसके अंदर दो त्रिभुज बने, तो ये देखें ये दोनों त्रिभुज CDE, CDE, यहां देखें CDE अलग आकृति बनाई है, CDE और BDE दो त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर। तो दोनों त्रिभुज आप ध्यान दें, दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं। उसके बाद क्या दोनों त्रिभुज की कोई एक भुजा साझी है, उभयनिष्ठ है, तो दोनों त्रिभुज की कौन सी भुजा उभयनिष्ठ आ रही है, ध्यान दें, नाम से पता है आपको, DE भुजा दोनों की उभयनिष्ठ आ रही है, दोनों त्रिभुज की DE भुजा यहां देखें आप उभयनिष्ठ आ रही है। और जब किन्हीं दो त्रिभुजों की कोई एक भुजा साझी हो, उभयनिष्ठ हो, कोई एक भुजा दोनों की सेम हो, जैसे इन दोनों त्रिभुज में DE भुजा सेम है, दोनों की एक भुजा सेम हो और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हो, जैसे हमने यहाँ पर में लिखी है, दोनों एक ही समांतर रेखाओं के साथ बने हो और दोनों की कोई एक भुजा साझी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में परस्पर क्या है, बराबर है, एरिया बराबर है। एक ही आधार व एक ही समांतर रेखा के साथ बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया CDE बराबर है एरिया BDE, समीकरण नंबर 3। तो इस प्रकार हमने देखा अंश तो सेम था ही दोनों समीकरण में, पहली और दूसरी में, अब हर भी सेम हो गया। कैसे हो गया सेम, समीकरण 3 में देखें आप, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, कौन सी, DE साझी है, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के साथ में बने हैं। इस आकृति में देखें आप जूम करके, दोनों एक ही समांतर रेखाओं के साथ में बने हुए हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो इसका मतलब अंश और हर और अंश और हर दोनों बराबर हो गए, तो समीकरण 1 का मान दूसरी में रख सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये हो गया समीकरण 1, 2 व 3 से, मतलब दोनों का हर भी बराबर है, दोनों का हर भी बराबर है और अंश तो बराबर था ही। तो इसका मतलब अगर हमें देखें तो एक का मान दूसरे में, मतलब ये कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास ए बटा में EC बराबर आ गया AD बटा में DE, इति सिद्धम, इति सिद्धम।
तो इस प्रकार से प्रमेय को सिद्ध करेंगे। इसके बाद हम इससे संबंधित उदाहरण करेंगे एक, तो इसको उतार लें, आप समझ लें इसको अच्छे से। देखिए स्टूडेंट, हमने अभी जो प्रमेय की है 11.1 प्रमेय, उससे संबंधित एक सवाल करते हैं ताकि हमें वो प्रमेय अच्छे से समझ में आ जाए। तो किसी त्रिभुज में, जैसे कि प्रमेय में किया हमने, तो किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज बना दिया, उस प्रमेय को समझ रहे हैं हम, उस प्रमेय के कारण ये सवाल होगा। तो किस प्रकार से प्रमेय जरूरी है, प्रमेय भी कई बार पेपर में, बोर्ड पेपर में पूछी गई है और पूछी जा सकती है। तो ध्यान दें, किसी त्रिभुज की बात की है ABC की, इसमें DE समांतर है BC। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को काटने वाली रेखा, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर दी हो, जैसे कि यहां लिखा है, समांतर का मतलब बिल्कुल समान अंतर, जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं दोनों रेखाओं को, लेकिन उनका अंतर कभी भी कम नहीं होता, समान अंतर, ये समान अंतर का चिन्ह है। तो DE समांतर BC, तो किसी त्रिभुज में DE समांतर BC त्रिभुज की भुजा है, DE दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली भुजा है। ध्यान दें, दोनों समान अंतर है, यही हमने प्रमेय में किया था, ये समांतर दिया हुआ था। तो समांतर दिया है तो इसका मतलब AD बटा में DB और AE बटा में EC होता है। हमने प्रमेय को हल किया, प्रमेय में हमने क्या सीखा है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को काटने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर है, तो जिन भुजाओं को वो प्रतिच्छेद कर रही है तो उसके अनुपात क्या होते हैं, बटा में होते हैं। तो इसका मतलब इस सवाल में वो प्रमेय लागू हो रही है, क्योंकि इसमें DE समांतर BC है, इसलिए जिनको ये प्रतिच्छेद कर रही है तो AD बटा में क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। ये हमारी प्रमेय बता रही है हमें। उस प्रमेय के कारण वो नियम होता है, प्रमेय एक नियम होता है जिसे हमने याद रखना होता है, उसको हल भी, उसका हल भी हमें सिद्ध करना भी आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दें, इसमें त्रिभुज ABC में AD का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, AD का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और DB का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, DB का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, AE का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, AE का मान है 8 सेंटीमीटर और साथ में दिया है DE समांतर BC। ये मेन बात दी हुई है उन्होंने, DE समांतर BC दिया हुआ है और AC का मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, क्योंकि DE समांतर BC दिया है त्रिभुज ABC में, इसका हल कर रहे हैं हम। इस त्रिभुज में, जब किसी त्रिभुज में जब दो भुजाओं को काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर दी हो तब प्रमेय लागू होती है। मतलब अगर ये दो भुजाओं को काटने वाली रेखा तीसरी के समांतर है तो इसमें प्रमेय लागू हो जाएगी। प्रमेय क्या है, जैसे ही ये समांतर है तो इसका मतलब AD, D के कारण इस भुजा AB के दो भाग हो रहे हैं, AD बटा क्या हो जाएगा, DB, AD बटा हो जाएगा DB और E के कारण दो भाग हो रहे हैं AC के, तो AE बटा क्या हो जाएगा, EC। क्यों हो गया, ये क्रिया कैसे आ गई, क्योंकि हमने सीखा है थेल्स प्रमेय, आधार भुज समानुपातिकता प्रमेय। ये थेल्स प्रमेय से आ गया, क्योंकि हमने अभी थेल्स प्रमेय की है और ये नियम हमने याद रखना है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को काटने वाली रेखा अगर तीसरी के समांतर दे रखी है तो इसका अर्थ ये हो गया सीधा सीधा, जिन भुजाओं को वो काट रही है उसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, बटा में, इस प्रकार से AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। तो AD का मान इस सवाल में क्या दिया हुआ है, 6 और DB का 9 बराबर AE का 8 और EC हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसका हम वज्र गुणा करेंगे तो ध्यान दें स्टूडेंट, EC इंटू 6 बराबर 8 इंटू 9। तो अब पक्षांतरण कर देंगे तो ध्यान दें स्टूडेंट, EC बराबर आ जाएगा 6 गुना में दर्जा किस में हो जाएगा, भाग में, 8 इंटू 9 बटा में क्या आ गया, 6।
3 का भाग चला जाएगा, 2 आया, 3 का भाग 3 आया, फिर 2 का भाग जाएगा, 4 आएगा। तो इसी का मान कितना आ गया स्टूडेंट? 12 आ गया। इसी का मान कितना आ गया? 12। तो अपनों ने निकालना है AC। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः AC बराबर कैसे आएगा? AC AE प्लस EC करने से आ जाएगा। AE प्लस EC, AC का मान कैसे आएगा? AE प्लस EC। AE का मान उन्होंने दिया है 8, EC का हमने ज्ञात किया है 12। AE का मान उन्होंने 8 दिया हुआ है, EC का हमने 12 ज्ञात किया है। कैसे ज्ञात किया है? थेल्स प्रमेय से। क्यों लगी थेल्स प्रमेय? क्योंकि ये दो भुजाओं काटने वाली रेखा DE तीसरी भुजा के समांतर दी है, इसलिए थेल्स प्रमेय लगी। ये टुकड़े बटा में बराबर अनुपात आ गया AE बटा EC का। इस प्रकार हमने EC का मान निकाल लिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट पूरी भुजा AC का मान क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 20 इकाई 20 सेंटीमीटर आ गया। तो ये प्रमेय से संबंधित आपने सवाल इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हम 11.2 पूरा अभ्यास इस प्रमेय पर है, तो उसके और कुछ सवाल करेंगे 11.2 के हम। तो इस अभ्यास में रिवीजन के कुछ सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, तो आपने अच्छे से करना है। धन्यवाद। अभ्यास के लिए सवाल दिए हैं मैंने आपको 2, इसके अलावा भी इस अभ्यास में कई और सवाल होंगे, उनको करके लिखना है आपने। तो ध्यान दें, त्रिभुज में ABC में AD का मान, DB का मान, EC का मान दिया है और ये समांतर दे रखी है। तो थेल्स प्रमेय, आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके AE का मान, जैसे आपको अभी प्रमेय समझाई और उससे संबंधित सवाल समझाया था, वैसे ही करना है। ये सेम सवाल है। उसके बाद आ गया, यदि किसी आकृति में DE समांतर AQ, तो आकृति ये दी हुई है, लेकिन मैंने आपको ये अलग करके दे दिया ताकि आप आसानी से कर सकें। क्या दिया हुआ है? DE समांतर AQ, DE समांतर AQ। जब किसी त्रिभुज में ऐसे समांतर दिया होता है, क्योंकि DE समांतर AQ है, तो इसका मतलब इसमें आधारभूत प्रमेय पूरी हिंदी लिख के लगाएंगे तो ये हो जाएगा DE बटा AQ। DE इसमें आ जाएगा PE बटा में EQ बराबर आ जाएगा PD बटा में DA। तो जैसे ही हम इसको पूरा प्रमेय लगाएंगे तो इस प्रकार से एक समीकरण इधर बन जाएगा। प्रमेय लगाने के बाद इसी प्रकार यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? PF बटा FR बन जाएगा। जब प्रमेय लगाएंगे उसके बाद बनेगा, और PD बटा में DA बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ समीकरण बन जाएगा। दोनों समीकरणों में देखो ये सेम है, ये काट देंगे तो ये बराबर बचेगा समानुपात में। कौन सा समानुपात में बचेगा? PE समान PE बटा में EQ। पूरे त्रिभुज को देखेंगे फिर हम, इसके बाद पूरे त्रिभुज PQR को देखेंगे तो PE बटा EQ और PF बटा FR बचेगा। तो इसका मतलब अगर ये अनुपात समान है तो इसका अर्थ है EF समांतर हो जाएगा QR। इस प्रकार से आपने प्रैक्टिस करनी है कई और सवालों की। तो ये हमारा थेल्स प्रमेय से संबंधित टॉपिक है जिसको आपने ध्यान से करना है। धन्यवाद।